सो हम स्टार्टिंग वंश बता दूंगा, एक बार इसका डिस्कशन कर लेता हूँ फिर शुरू कर लेता हूँ। 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन हमने कल कर लिया था असाइनमेंट के, सॉरी टेस्ट के। 16th क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बैलेंस एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास दिस। ये तो आसान सा ही क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन की किस चीज को बैलेंस करना है? वेट को। mg is acting downwards, qe is acting upwards, so again qe is equal to mg करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 17th क्वेश्चन, which of the following statements about dipole moment is not true? dipole moment को लेकर क्या चीज ट्रू नहीं है? dimensions of dipole moment is LTA। dipole moment क्या होता है? कूलम मीटर। कूलम मीटर, तो कूलम के लिए AT और मीटर के लिए L, तो LAT या LTA सही है। The unit of dipole moment is ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर है, right? कूलम मीटर है, yeah, should have been capital. Dipole moment is vector quantity and directed from negative to positive charge, सही है। Dipole moment is a vector quantity has magnitude q into separation between charge। सर ये गलत था। okay, नहीं dipole moment is a vector quantity which has magnitude q into 2a तो होती है ना, तो q into separation between charges, तो इसने separation between charges को a लिखा हुआ है, so that's okay, ये भी सही होना चाहिए। तो इनमें से देख के तो मुझे लग रहा है कि हमें बी को ही गलत करना पड़ेगा क्योंकि वो सेंटीमीटर लग रहा है। तो देखिए 17 का आंसर क्या दिया हुआ है? 17 का आंसर डी दिया हुआ है। डी क्यों भाई? बट भाई सेपरेशन की वजह से क्या पता? हाँ सर क्यों? क्या सर सेपरेशन की वजह से हो, क्या पता? नहीं, इसने वर्डिंग में लिख दिया ना सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। सेपरेशन बिटवीन चार्जेस जब लिख दिया तो दैट शुड बी ओके। मैं इसको भी चार्जेस नहीं है, चार्ज है वो अकेला। सॉरी चार्ज, चार्ज है सर, वो चार्जेस नहीं है। नहीं चार्जेस आता भी नहीं ना, क्यू ही तो आता है। q into 2a लिखते हो ना, जिसमें 2a इज द सेपरेशन। यहाँ पे a को सेपरेशन मान लिया, तो जब a सेपरेशन है तो q into a आ जाएगा। ऐसे में अगर मान लो किसी क्वेश्चन में बोल दूं कि इलेक्ट्रिक डायपोल के चार्जेस के बीच की सेपरेशन l है, तो आप l को गलत थोड़ी ना कर दोगे, उसके अकॉर्डिंग q into l आंसर आ जाएगा। यस सर, फाइन, कोई बात नहीं, आई विल क्रॉस वेरीफाई दिस क्वेश्चन, बट अभी की ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मेरे को आंसर अगर करना होता तो मैं बी बोलता इसके, ठीक है? ठीक है पुष्पांजलि, देखता हूं उसको। नाउ 18th क्वेश्चन, the electrostatic force on a small sphere of charge 0.2 microcoulomb due to another small charge minus 0.4 microcoulomb in air is 0.4, the distance between two spheres। एकदम आसान क्वेश्चन है। F is equal to k q1 q2 upon r square, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 19th क्वेश्चन, सर इसका ना आंसर नहीं मैच कर रहा था मेरा। बाकी भी किसी का मैच नहीं हुआ क्या 18th क्वेश्चन का आंसर? सर हो गया। एक बार कृष्ण आप दोबारा करके देख लेना। ओके सर। 19th है, uniformly charged conducting sphere of 4.4 meter dia has a surface charge density of 60 microcoulomb per meter square, the charge on the sphere is। तो देखो इसमें इसने क्या बताई, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो हमें पता होना चाहिए सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया। आपको फाइंड करना है टोटल चार्ज, Q should be equal to sigma into A, बिकॉज़ स्फीयर की बात हो रही है। सिग्मा इज गिवन टू बी 60 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, राइट? ये तो बन गया सिग्मा। एरिया क्या होता है स्फीयर का? 4 पाई r स्क्वायर, सो 4 पाई r स्क्वायर। इसके डायमीटर बता रखा है, डायमीटर इज गिवन टू बी 4.4 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी 2.2 मीटर। देखिए आप कर दो, shall get to the answer। hope it's clear। charge per unit area was sigma, q is sigma into a, तो sigma into a करते हैं। 20th question, a point positive charge is brought near an isolated conducting sphere, ठीक है? electric field is best given by, अब देख लें इनमें से बेस्ट पॉसिबल कौन बताएगा? जो चार्ज है वो कैसा है? पॉजिटिव है, उससे फील्ड लाइंस आउटवर्ड होनी चाहिए, और जो स्फीयर है उसके ऊपर इंडक्शन हो जाएगी, इंडक्शन से नियर एंड नेगेटिव हो जाएगा और फार एंड पॉजिटिव हो जाएगा। तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है यार कि बी सही आंसर होना चाहिए, राइट? हाँ या ए? सर बी होना चाहिए। सर बी होना चाहिए। चलिए देखते हैं। ए में क्योंकि दोनों अंदर तरफ है ना, चार्ज है पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव हो जाएगा और ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा। आप जब तक इसे सही से नहीं सोचेंगे तब तक आंसर नहीं कर पाएंगे।
तो पॉजिटिव से नेगेटिव, राइट, सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे करके लाइन, और ये भी तो पॉजिटिव बन गया, तो इससे तो डायरेक्ट ऐसे आउटवर्ड होना चाहिए। आ रहा है समझ में? शुड बी लाइक, तो देखना ये कॉन्फ़िगरेशन किस पे बनी हुई है, फर्स्ट में या सेकंड में? अब आया समझ में? तो आप कंफ्यूज हो रहे थे इस चीज को लेके कि यहाँ पे इन्वर्ट्स है, यहाँ पे इन्वर्ट्स बना रहे हैं, तो ये तो नेगेटिव था, इसमें इन्वर्ट्स है, इंडक्शन की वजह से नियर एंड ऑपोजिट बन गया, फार एंड सिमिलर बन गया, तो इन्वर्ट्स एंड आउटवर्ड्स ये लेके सॉल्व। ठीक है, 21st, which of the following figures correctly shows the top view sketch of the electric field lines for a uniformly charged hollow cylinder as shown in the figure? तो इसमें मैंने शायद ई बोल दिया था लिखने के लिए, तो आपने जिसने ई लिख दिया होगा उसका सही है। होना क्या चाहिए था, अगर आप ऊपर से टॉप से ऐसे सिलेंडर है, इसको टॉप से अगर देखेंगे तो यहाँ से फील्ड लाइंस पॉजिटिव होने की वजह से बाहर आ रही थी, ऑल द फील्ड लाइंस मस्ट हैव बीन आउटवर्ड्स। तो प्रॉब्लम ये थी कि जो डायग्राम बने हुए हैं, कोई भी डायग्राम ऐसा नहीं है कि जिसमें सारे के सारे फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स, तो ये बी और डी में कुछ गड़बड़ कर रखी थी इन्होंने, बट ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो आंसर है 21st का, दैट इज बी। तो बी ऑप्शन में ऐसा मान लें कि सारे एरो वहां पर हैं बाहर की तरफ। सर ये ड्रॉ कर दिया था, आंसर ई नहीं लिखा बस। जिन्होंने ई लिख दिया होगा उनको ये करेक्ट, सर मैंने ड्रॉ करके फोटो भेज दी थी। नहीं वो नहीं चलेगा ना, चलो कोई सर बात नहीं, फर्स्ट ओके फाइन। ओके सर। 22nd, number of electrons that must be removed from an electrically neutral silver dollar to give it a charge of 2.4 coulomb लिखा हुआ डायरेक्ट। तो फिर से जानते हैं क्या फॉर्मूला यूज होगा, Q is equal to Ne। एनी। हाँ, so N is equal to Q by E करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 23rd क्वेश्चन देखिए, 23rd क्वेश्चन प्रॉब्ली रिंग के सेंटर में एक चार्ज रखा है और उस चार्ज के बिहेवियर को एनालाइज करना है इन डिफरेंट सिचुएशंस। See, this is a ring having a total positive charge Q और सेंटर पे चार्ज रखिए small q, radius is r. Now see, there is another point Z written somewhere. Let's see. Positive charge Q is uniformly distributed along a circular ring of radius r. Small test charge small q is placed at the center of the ring as shown in the figure. Then, if Q is greater than 0, यानी Q अगर positive है and is displaced away from the center in the plane of the ring, इस बात को समझना है, ये plane of the ring है और ये out of the plane है, यानी axis है, ठीक है, ऐसे axis है और ऐसे plane of the ring। तो ये कहता है यहाँ से plane of the ring में अगर इसे displace किया जाए, it will be pushed back towards the center। बिल्कुल सही कह रहा है, जैसे इधर पुश करोगे तो इधर वाले पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट बढ़ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर, so yes it will go back। Second part, if Q is less than 0 and is displaced away from the center in the plane of the ring, it will never return to the center and will continue moving till it hits the ring। ये भी सही है। अगर ये नेगेटिव होगा और आपने इधर डिस्प्लेस कर दिया तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट की वजह से ये अट्रैक्ट हो गए रिंग को जाके हिट कर। If Q is less than 0 यानी Q अगर नेगेटिव है, it will perform SHM for small displacement along the axis। ये भी सही है। यहाँ पे इमेजिन करो एक रिंग है, रिंग की एक्सिस है, रिंग पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज नेगेटिव है, थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो वापस खींचेगा, so yes it will execute SHM। so all the above are correct। I hope ये क्लियर हुआ सभी को। if anybody has any doubt kindly raise hand। in the plane पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस करोगे तो वापस आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस करोगे तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा, और एक्सिस के अलाउंग अगर नेगेटिव चार्ज को डिस्प्लेस करोगे थोड़ा सा तो SHM एग्जीक्यूट करेगा। इसका तो अपने टाइम पीरियड में सॉल्व किया हुआ। 24th, under the action of a given coulombic force, acceleration of electron is this much, then the magnitude of acceleration of proton under the action of same force। तो देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी फोर्स E into E आएगी, प्रोटॉन के ऊपर भी सेम आएगी, मैग्नीट्यूड तो सेम आने वाली है ना, पर जब एक्सेलरेशन निकालते हैं तो मास से डिवाइड करते हैं। अब प्रोटॉन का मास लगभग 18 एक्चुअली कहें तो 1837 टाइम्स होता है। मास ऑफ प्रोटॉन इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 1837। तो कोई बहुत ही अप्रोक्सीमेट निकालना चाहे तो 2000 कंसीडर कर सकता है, दैट्स इट। तो इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन दिया हुआ है वो 2.5 × 10⁻22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा।
तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा 2.5 10^22 डिवाइडेड बाय 1837। ये हमें सॉल्व करना है। देखें फिर से, सॉल्विंग एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिक्वायर्स अ लिटिल लिंकिंग। लिंकिंग क्या है? एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। फोर्स दोनों के ऊपर सेम आती है, तो ठीक है भाई, जितना इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन है प्रोटॉन का एक्सेलरेशन उससे कम होगा, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा है 1837 टाइम्स। दैट्स ऑल। 24 हो गया। नाउ 25, force per unit charge is known as, this is electric field। बहुत आसान क्वेश्चन था। ऑब्जेक्ट में एक्वायर एन एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज बाय रबिंग। अगर आप रबिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन या तो एक बॉडी से दूसरी पे ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरी से मतलब इधर आ जाएगा। सो वन बॉडी बिकम्स पॉजिटिव, अदर बिकम्स नेगेटिव। वंश देखो ध्यान से, आप मुझे बोल के बताते हैं वंश 24 क्वेश्चन में कौन कौन सा पार्टिकल है? वंश कौन कौन सा पार्टिकल है 24th क्वेश्चन? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। हैवी कौन होता है? प्रोटॉन। और दोनों का चार्ज सेम होता है, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो तो सेम आ गई, E टू E। यस सर। अगर फोर्स को मास से डिवाइड करें तब एक्सेलरेशन मिलता है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन दे रखा था 2.5 10^22। अब प्रोटॉन का मास इससे जितने गुना ज्यादा है, ये एक्सेलरेशन उतने गुना कम हो जाएगा, क्योंकि देखो मास आपको तो मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं, आप ऐसे देखिए। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन को आप लिखोगे E into E upon mass of proton। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन E into E upon mass of electron। जब रेशियो कंसीडर करोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या बन जाएगा? देखो, प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन, दिस अपॉन दिस, E कैंसिल हो गया, सो इट इज ME by MP। तो फिर देखिए ये इधर जाके मल्टीप्लाई करें, वो मैंने यहाँ पे कर दिया। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, mass of proton is 1837 times more than that of electron, so इसलिए 1837। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग डालिए यार, जितने गुना मास ज्यादा होगा उतने गुना एक्सेलरेशन कम होगा, क्योंकि मास इनवर्स है। तो क्लियर हो गया आपको? यस सर। सर एक बारी दोबारा बता दो प्लीज। यार क्या चीज बताऊं दोबारा? लिख के बता दिया सारा यार, ऐसे नहीं परेशान करो बेटे। सर नहीं, थोड़ी सी ना आवाज कट रही थी, बस एक बार लास्ट बार बता दो। AP और AE एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन एंड एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्स होती है E into E। फोर्स को अगर मास से डिवाइड करो तो एक्सेलरेशन बढ़ता है। सो मास ऑफ प्रोटॉन से डिवाइड किया तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड किया तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन गिवन है, प्रोटॉन का फाइंड करना है, तो क्या करोगे? इसको इससे डिवाइड कर दो, AP by A। यहाँ से क्या बचा? ME ऊपर चला गया, ME by MP। सो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन डिवाइड बाय 1837, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर, ओके। 27 कहीं थोड़ा बहुत कुछ रह जाए ना तो रिकॉर्डिंग के लिए भी कभी कभी रखिए आप, थोड़ा बहुत, है ना। 27 क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या क्या पता चलता है? फील्ड की स्ट्रेंथ भी पता चलती है, डायरेक्शन भी पता चलती है, नेचर ऑफ चार्ज भी पता चलता है। क्यों? पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स होती हैं, नेगेटिव के लिए इनवर्ड्स होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो डायरेक्शन मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर क्लोज होंगी तो वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसलिए आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज। 28, a conducting sphere is negatively charged. Which of the following statements is true? Conducting sphere, the charge is uniformly distributed throughout entire volume। ध्यान देना, कंडक्टिंग स्फीयर, जो चीज कंडक्टिंग होती है उसमें चार्ज अंदर नहीं रिजाइड करता, सिर्फ कहाँ रिजाइड करता है? सरफेस के ऊपर। तो ये क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड था। तो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर चार्ज कहाँ होगा? चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम, रॉन्ग। चार्ज इज लोकेटेड एट द सेंटर, रॉन्ग। चार्ज इज लोकेटेड एट बॉटम ऑफ द स्फीयर, रॉन्ग। चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, राइट। सो चार्ज जब स्फीयर को प्रोवाइड करोगे जो कि कंडक्टर है, तो उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो डी इज द राइट आंसर। सर वैसे कंडक्टर हो या ना हो, हर सरफेस के लिए इसको सरफेस पे कंसीडर करना है ना। अगर कंडक्टर हो या ना हो, तो हर सरफेस के लिए इसको सरफेस पे कंसीडर करना है चार्ज पे।
ऐसा होता है, देखो जो जैसे स्पंज बॉल देखिए आपने, स्पंज बॉल, अगर आप इंसुलेटिंग मटेरियल ले रहे हैं तो उसमें सेंटर से लेके बाहर तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली मैं इसके ऊपर आज आपको कुछ करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये याद रखो, कंडक्टर के केस में सारा चार्ज सरफेस पे होता है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सरफेस तक भागते हैं। लेकिन अगर इंसुलेटर है तो उसमें जहां पे चार्ज क्रिएट कर दोगे वहीं रुक जाएगा। सो इंसुलेटिंग बॉडी में अंदर से बाहर वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आई एम टेलिंग यू टू वेट, एक क्वेश्चन ऐसा करवाऊंगा मैं। 29, 5 equal charges, right? It is a pentagon. 5 equal charges are placed. Electric field in the center. ये तो सबने कर लिया होगा. It comes out to be 0. फिर 30th क्वेश्चन में कहता है what will be the electric field at O if the charge from one corner is removed. ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी कि अगर पांचों ने मिलकर 0 फील्ड प्रोड्यूस कर रखी है और एक को हटा दे तो उस एक ने उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रखा है जितना बाकी चारों ने मिलकर किया। सो बाकी चारों का इफेक्ट इज इक्विवेलेंट टू उस अकेले का इफेक्ट। तो सीधा सीधा के क्यू बाय आर स्क्वायर शुड बी द आंसर। तो कौन सा आंसर सही है? के क्यू बाय आर स्क्वायर, ए अलॉन्ग ओ ए। ये ओ ए वाली बात मैं आपको समझा देता हूं, देखना ध्यान से। अगर आप ऐसे करके पेंटागन बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे ए है और ये सेंटर है, तो इन सभी चार्जेस का जो इफेक्ट आएगा वो इसके इफेक्ट को काउंटर बैलेंस कर रहा होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इफेक्ट इधर था, इसका इफेक्ट इधर था, तो इन चारों का इफेक्ट इसके ऑपोजिट यानी इधर। इसीलिए आंसर ओ ए की तरफ डायरेक्टेड है। ठीक है। 31, अब कहते हैं कि चार्ज क्यू की जगह अगर माइनस क्यू रख देते, अगर यहाँ माइनस क्यू रख देते तो क्या होता? इन चारों का इफेक्ट तो आता ही आता, साथ में नेगेटिव चार्ज का भी इफेक्ट आता, तो 2 टाइम्स के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाता। अगर ये किसी को क्लियर नहीं है तो काइंडली रेज हैंड, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर पांचों कॉर्नर्स पे चार्ज क्यू रखे हैं तो फील्ड 0 है, फील्ड 0 है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं रखा तो इन चारों का इफेक्ट इस तरफ है, कितना? के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब इन चारों का इफेक्ट आपने समझ लिया के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर एक और चार्ज यहाँ माइनस क्यू रखूंगा तो वो भी तो इनवर्ट्स यानी सेम डायरेक्शन में फील्ड जनरेट करेगा। तो इस डायरेक्शन में पहले से ही चारों की फील्ड थी, अब इसकी फील्ड भी इधर ही आ गई, तो फील्ड बन गई 2 टाइम्स के क्यू बाय आर स्क्वायर। तुषार क्लियर हुआ? क्रिश आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब 32nd figure shows electric field lines around 3 point charges A, B, C. Which of the following charges are positive? देखो सीधी बात है, जिससे आउटवर्ड फील्ड है वो पॉजिटिव होगा। तो हम लोग देख सकते हैं ए से आउटवर्ड्स है तो ए पॉजिटिव है, और सी से भी आउटवर्ड्स है तो ए और सी आर पॉजिटिव, बी मस्ट बी नेगेटिव। सो बोथ ए एंड सी शुड बी द राइट ऑप्शन। अब कहते हैं इन क्वेश्चन दिस व्हिच चार्ज हैज लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड उसकी ज्यादा होती है जिससे ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रही होती है। तो कौन से चार्ज से सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस निकल रही है? देख सकते हैं सी से। सी से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी मस्ट बी मैक्सिमम, राइट। अब इसी क्वेश्चन में व्हिच रीजन और रीजंस ऑफ द फिगर कुड द इलेक्ट्रिक फील्ड बी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर 0 हो सकती है? देखो यार सीधी बात है, एक चार्ज नेगेटिव है, 2 चार्ज पॉजिटिव, ए बी सी, राइट। ए बी सी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है। और जो यहां ध्यान देना, इनके मिडिल में कहीं पर, और एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटसाइड जिसमें कि चार्ज वीक है, तो इट कैन बी नियर बी इन द आउटर रीजन, इट कैन बी समवेयर बिटवीन ए एंड सी एज वेल। यहाँ पर पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम इसलिए है कि बी का भी इफेक्ट है। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शंस हैं, नियर ए, नियर बी, नियर सी एंड नोवेयर। क्या कहते हैं कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है? कोई भी ऑप्शन। सर बी। सर ए। नियर बी। नियर बी। तो आपको मैंने इसके आंसर्स तो भेज दिए थे, आपने किया ट्राई उससे? सर यस, उसमें ए ही दे रखा है, नियर ए।
नियर ए बी सी, एक बार दोबारा कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए, यही होगा सर। देखते हैं। अब इसे मैं आपको दिखाता हूं, यहां ध्यान से देखिए, ए बी एंड सी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ए और सी के बीच में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रखा ना, इसीलिए बोल रहे हैं कि जितना दिखाई दे रहा है उसके अंदर ए और सी के बीच में यहाँ फील्ड जीरो हो सकती है, दैट इज द रीजन। बी के बाहर कहीं हो सकती है, क्योंकि इसका इफेक्ट भी आना है, इसका इफेक्ट भी आना है, तो इधर कहीं पर वहां फील्ड लाइन शो ही नहीं कर रखी, इसीलिए बेस्ट पॉसिबल आंसर नियर ए किया गया, राइट। जो डायग्राम में फील्ड लाइन शो कर रखी है उनके अकॉर्डिंग बेस्ट पॉसिबल आंसर आपके लिए ए और सी के बीच में बनता है, ए और सी के बीच में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, which of the following represents the electric field lines due to combination of two negative charges? अब ये तो आता ही है आपको, नेगेटिव चार्जेस की फील्ड लाइंस क्या होंगी, इस टाइप इनवर्ट्स। या इनवर्ट्स होंगी। साइन जो एरो है बहुत ही छोटा सा दिखाई दे रहा है, बट इतना क्लियर हो रहा है कि लाइक चार्जेस की फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, ऐसी होती है, लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती है। सो दैट वाज इट। तो आपने देखा, मतलब टेस्ट वाज वेरी इजी, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डाले गए थे। अब जो नेक्स्ट टेस्ट लूंगा वो थोड़ा सा इससे बेटर लेवल का हो, राइट। हाँ परीक्षित बोलो। सर 32 क्वेश्चन में जैसा आपने बताया कि ए और सी के बीच में होंगी, मतलब तो मतलब अगर बी के पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम शो कर दे तो फिर बेस्ट पॉसिबल आंसर तो बी होना चाहिए ना। ऐसा है, देखो जितना डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है उसके अंदर ए से भी फील्ड लाइंस दिखा रखी है, देखो ऐसे करके दिखा रखी है ना, इधर दूर से निकाली हुई। यस उसका सर। कारण क्या है, क्योंकि इधर नहीं बन पा रही है, इधर नहीं बन पा रही है, मतलब ये वाले रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, दैट इज द रीजन। ओके सर। वो तो मैंने खुद ही कहा, आई एम नॉट सेइंग नो कि बी के आसपास बाहर की तरफ नहीं पर फील्ड लाइन जीरो की, पर उस रीजन को इन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया, कहीं पे शो ही नहीं किया हुआ, सो दैट्स द रीजन। ओके चलो, अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए बोला हुआ था पुष्पांजलि ने कि पॉजिटिव और नेगेटिव जब अनइक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की मैग्नीट्यूड अनइक्वल होती है तो फील्ड लाइन जरा डिस्क्राइब करते हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, राइट। अब देखो पुष्पांजलि, हमें इससे ज्यादा लाइंस निकालनी है तो लाइंस पास पास से निकलेंगी, राइट। इसके ऊपर फील्ड लाइंस कम दिखानी है तो थोड़ा दूर दूर होनी चाहिए, ऐसे समझो, ये पास पास से निकलेंगी, ये थोड़ा दूर दूर होनी चाहिए। इसे जब जस्टिफाई करने जाओगे तो ये लाइन ऐसे ही बन सकती है, समझ रहे हो। अगर इक्वल होती तो मिडिल में ऊपर उठता और फिर वापस सेम, तो आप इसे एंगल की फॉर्म में समझ सकते हो, जहां पे आपको फील्ड लाइंस कम दिखानी है वहां पर एंगल बड़ा बनाना पड़ेगा, और जहां पर फील्ड लाइंस ज्यादा दिखानी है वहां पर एंगल छोटा बनाना पड़ेगा। सो दिस इज द रीजन ऐसे। और फिर आपको बताया कि फील्ड लाइंस इस तरह से पास करवाना है, ये रीजन न्यूट्रल बन गया, नल पॉइंट बन गया, गोज लाइक दिस, ये सब आउटवर्ड्स है। अब बोलो पुष्पांजलि, इसमें कोई चीज क्लियर ना हो तो। और नल पॉइंट के पास हमने कर्व सा दिखाया है। नल पॉइंट के पास ये जो पॉजिटिव की वजह से फील्ड लाइंस गई है, ये फील्ड लाइंस अंदर नहीं मुड़ पाई, अंदर नहीं मुड़ पाई क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नल पॉइंट, हमें फील्ड लाइंस दिखानी नहीं है, तो जब अंदर नहीं मुड़ी तो कहाँ जानी चाहिए, तो बाहर की तरफ। अब ये समझना, ये पॉजिटिव मान लो 10 माइक्रोकूलम है मान लो, और ये 2 माइक्रोकूलम, तो ये जो रीजन है इस रीजन में दोनों की फील्ड सेम डायरेक्शन में, लेकिन इसके इधर नेगेटिव की फील्ड इनवर्ट्स है, पॉजिटिव की फील्ड आउटवर्ड्स है। अब ये न्यूट्रल पॉइंट से नेगेटिव के बीच का रीजन है, यहाँ पे इसका इफेक्ट ज्यादा है, राइट, इसके नियर बाय है तो इसके इफेक्ट ज्यादा है, यहाँ तक आते आते दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो गया, और इसके बाहर बाय डियर 10 माइक्रोकूलम का इफेक्ट फिर से ज्यादा हो जाता है। तो आप देखोगे इधर फील्ड लाइन हमें आउटवर्ड्स दिखानी है, तो ये वाली फील्ड लाइन ऐसे पास करके इधर से निकलती है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नल पॉइंट के लेफ्ट में नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट ज्यादा है, और इसके राइट में इस वाले पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट ज्यादा है, ये क्लैरिटी आएगी तो अपने आप फील्ड लाइंस भी क्लियर हो जाएगी, राइट। ओके सर। राइट, अभी बार बताइए आप में से कितने लोग हैं हैंड रेज करना जिन्होंने एनसीईआरटी के 24 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और मैंने साथ साथ आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ऑब्जेक्टिव शीट भी भेजी हुई है,
आई एम ट्राइंग कि शुरू में आपको आसान क्वेश्चन दिए जाए, तो आप कोशिश करना आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स की असाइनमेंट कंप्लीट कर लो। मैं कल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं आपसे, आज कुछ और नई चीजें करवा देता हूं, ठीक है? लिखिए जरा, लिखिए प्लीज। Find electric field due to uniformly charged spherical conductor. To find electric field due to uniformly charged spherical conductor. Uniformly charged spherical conductor. तो जैसे मैंने कंडक्टर बोला था, एक चीज क्लियर हो गई कि सारा चार्ज सरफेस के ऊपर है, राइट? लिखिए जरा, all of the charge resides on the surface of conductor. All of the charge resides on the surface of conductor. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए, क्योंकि ये पार्ट अब सीबीएसई से हट चुका है, तो हमें सीबीएसई पॉइंट से नहीं करना है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट से करना है। दिस इज अ स्फीयर, स्फीयर के ऊपर क्यू चार्ज है और इसकी रेडियस आर है, कैपिटल आर लिखा हूं रेडियस। अब मैं 3 पॉइंट्स पिक कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 दिस P1, पॉइंट नंबर 2 दिस P2 and point number 3 is on the surface, कहीं पर भी बना ये, this is P3। और पॉइंट पर की डिस्टेंस को हम r लिख देते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है? at a point whose distance is r such that first point r is less than capital R, second point r is greater than capital R, and third point r is equal to capital R। तो इसकी स्टेटमेंट को समझना जरा। This is a conducting sphere which has got a charge q distributed on the surface. Radius is r. There are 3 points P1, P2 and P3. We have to find electric field at these points. अब इन points को describe करने का तरीका क्या है? Distance from the center is r. r क्या है? Distance from the center. It is less than r, मतलब अंदर वाला point, ये P1. It is greater than r, that is P2. It is equal to r, that is P3. So less than r, greater than r, equal to r. So P1, P2, P3. That's it. अब लिखिए जरा, ये बना लिया आपने साथ साथ? लिखिए जरा, फर्स्ट पॉइंट फॉर इनसाइड पॉइंट, फॉर इनसाइड पॉइंट जो अंदर वाला, दैट इज P1। अब लिखिए, Q enclosed is equal to 0। किस चीज के लिए? ऐसे गॉसियन सरफेस। हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन किया, उस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, सारा चार्ज उसके बाहर पड़ा हुआ है, तो ठीक है, Q enclosed is equal to 0। लिख दे, for a spherical Gaussian surface, Q enclosed is equal to 0 for a spherical Gaussian surface, right? तो लिख दीजिए, hence E dot ds over closed surface is equal to 0। ये कहां से लाया मैं? गॉस थ्योरम के ऊपर। So this is equal to 0 क्योंकि Q enclosed खुद 0 था। So that simply means electric field is also 0। So यहाँ से क्लियर होता है कि कंडक्टर चाहे होलो हो चाहे कंप्लीटली फिल्ड हो, कंडक्टिंग मटेरियल से सारा चार्ज सरफेस पे चला जाएगा। तो अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आप जैसे ही गॉसियन सरफेस बनाएंगे, चार्ज एनक्लोज बाय दैट गॉसियन सरफेस विल बिकम 0। इसीलिए उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। डन। सेकंड, आउटसाइड पॉइंट। अब मैं आउटसाइड पॉइंट के लिए गॉसियन सरफेस बना रहा हूं, ये भी स्फीयर बना, राइट? गॉसियन सरफेस। अब देखिए, इसके लिए ये स्फेरिकल बॉडी एकदम सिमेट्रिक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी?
इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी that is gonna be, देखिए, that is gonna be perpendicular. जैसे हमने एक स्फीयर के सेंटर में चार्ज रखा था, तो it is gonna behave as if all of its charge lies at the center. तो ऐसे spherical symmetry में यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। तो इस स्फीयर के जो हमारा गॉसियन सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह परपेंडिकुलर रहेगी। बना दिया? अब लिखिए सेकंड पॉइंट, for outside point, ठीक है, for outside point P2, outside point P2, comma, electric field is perpendicular to surface everywhere. Electric field is perpendicular to surface everywhere, हर जगह surface के perpendicular। तो लिख दीजिए, according to Gauss theorem, according to Gauss theorem, E into 4 pi r square becomes equal to charge enclosed upon epsilon naught, charge enclosed capital Q. लेकिन ध्यान से स्फेरिकल सिमेट्री थी, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सरफेस के परपेंडिकुलर थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लक्स कितना बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड टू एरिया, एरिया कितना है 4 पाई r स्क्वायर। सो मैंने डायरेक्टली E डॉट ds का इंटीग्रेशन डाल दिया E into 4 पाई r स्क्वायर। नाउ दैट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड व्हिच इज कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से E निकाल लें, E becomes equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q by r square। देख सकते हैं 4 by r square goes to denominator, so 1 upon 4 by epsilon naught Q by r square is the electric field। ओके, अच्छा ये रिजल्ट तो तब भी होता कि अगर सेंटर पे चार्ज Q बना होता, इसलिए हम बोलते हैं जब स्फेरिकल सिमेट्री होती है ना, तो इट बिहेव्स एज इफ होल ऑफ द चार्ज लाइज एट द सेंटर। So it is behaving as a Q charge lies at the center. It's not actually lying there, but the result suggests as if it lies at the center. तो लिखते हैं स्टार मार्क करके, लिखते हैं it is as if all of the charge lies at the center. All of the charge lies at the center. ठीक है, पर एक चीज को ध्यान रखना, अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 upon r square। ये लिख लें, for outside points its behavior is just like a point charge, is proportional to 1 upon r square। Now the third point, when r is to be considered equal to capital R, तो ठीक है, इसकी केस में स्मॉल r को कैपिटल R लिख देते हैं। So third के लिए लिखिए small r is equal to capital R, so directly लिख देते हैं E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q by r square, right? For this particular part specifically, small r is equal to capital R, so E becomes equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q by r square. Now if you look at it carefully, it's a constant value. Charge given is fixed, 1 upon 4 pi epsilon naught 9 into 10 power 9, and radius is also fixed. So this is, ध्यान से सुनना, this is the maximum electric field due to this sphere. Why? Because as you move away, R बढ़ता जाएगा। क्रिश ध्यान से सुनते जाना, ये मैक्सिमम वैल्यू बन गई सरफेस की जो फील्ड है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि जैसे आप इससे बाहर की तरफ जाएंगे R बढ़ता जाएगा। As R increases, electric field decreases, electric field कम होती जाएगी। तो लिख दे प्लीज, this is the maximum value of electric field. This is the maximum value of electric field. Maximum value of electric. Fine. अब जो ग्राफ बनाएंगे उससे सारी चीजें एक साथ क्लियर हो जाए। हम ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस।
ये है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, आप इसे स्केलर में डाल सकते हैं। E वर्सेस R सॉल्व कर रहे हैं, तो देखें R लेस देन R, यानी कि जहां पे सरफेस बनता है उससे पहले की बात। प्लीज पे अटेंशन, ये जो पॉइंट है, मानिए जैसे ये पॉइंट, ये सेंटर है, यहां से बाहर जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है, यहां से लेके सरफेस तक जाते हुए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, यानी कि अप टू R इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो अप टू R, यानी सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। उसके बाद सरफेस के ऊपर सडनली मैक्सिमम है, एकदम से मैक्सिमम, तो आप जानते हैं इसे डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, ये डार्क लाइन नहीं हो सकती, so electric field suddenly becomes maximum. What is the value? KQ by capital R square, right? Use dotted line here. Now after that we are talking about outside points. For outside points it's 1 upon R square. आप जानते हैं 1 upon R square का ग्राफ कैसा बनेगा, क्या शेप बनेगी? हाइपरबोला। Very good, it will be a hyperbola, so it goes like this. तो अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली इसके ऊपर आ सकता है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन दिखा रखी है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है? आप देखेंगे यहां से लेके आर तक सरफेस तक तो कोई फील्ड ही नहीं है, फिर एकदम से मैक्सिमम हो गई और वहीं से फिर डिक्रीज करने लगी। तो यार ये तो कंडक्टिंग शेल है या कंडक्टिंग स्फीयर है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है और बाहर 1/r² के अकॉर्डिंग वेरी करती है। दैट्स इट। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अगर हम एक कंडक्टिंग स्फीयर कंसीडर करते हैं, होल ऑफ द चार्ज लाइज ऑन द सरफेस, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, बिकॉज़ इफ यू कंसीडर एनी गॉसियन सरफेस, चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट गॉसियन सरफेस इज जीरो, क्योंकि सारा चार्ज उससे बाहर लाई करता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाती है। आउटसाइड पॉइंट पे जब गॉसियन सरफेस स्फेरिकल बनाओगे, क्योंकि ये तो समझ सकते हैं स्फीयर के ऊपर स्फीयर ही आएगा, फिर स्फेरिकल बनाते तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एवरीवेयर, उसका फ्लक्स E into 4πr², That's Q by epsilon naught। वहां से रिजल्ट ऐसा आया जैसे सारा चार्ज कहाँ रखा है, सेंटर पे। तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें जो याद रखने वाली। फिर जब सरफेस की बात आई तो स्मॉल आर को कैपिटल आर रख दिया। दिस इज द मैक्सिमम। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई। तो अभी आज क्लास में कोई बच्चा मुझसे पूछा था कि सर नॉन कंडक्टिंग भी होता है क्या? नेक्स्ट मैं आपको वही करवाऊँ, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, हाँ एक काम कर सकते हैं, नॉन कंडक्टिंग से पहले जस्ट एक क्वेश्चन और करवाने दो, जिसमें दो शेल्स कंसिडर कर लेते हैं, एक के अंदर एक, थोड़ा मजा आएगा। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक चार्ज स्फेरिकल शेल है, रेडियस r1, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज से +q1, और r2 रेडियस का एक और हमने शेल बना दिया इसके चारों तरफ। अंदर वाले की रेडियस r1 है, बाहर वाले की r2 है, अंदर वाले पे चार्ज +q1। ठीक है, हमें कहा जाता है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वेरी करेगी, कुछ आइडिया। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो उसमें ऑप्शंस बनी हुई आएंगी। सपोज 4 ऑप्शंस बना रखे और पूछते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ऑप्शन से किससे मैच करती है, तो आपको क्या सोचना होगा? देखो बच्चों, सीधी बात है, O से लेके R1 तक तो कोई चार्ज एनक्लोज नहीं होगा जब गॉसियन सरफेस बनाएंगे, इसीलिए O से लेके R1 तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0। अब R1 से लेके R2 तक यहाँ से यहाँ तक में चार्ज एनक्लोज कितना है? Q1। तो ठीक है, Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे वेरी करती है वैसे वेरी करवाएंगे। Obviously it is gonna be maximum here and will decrease। लेकिन अब एक बात समझना, ये क्या करेगा चार्ज? बाहर वाले शेल के ऊपर जस्ट इमेजिन करो, आपके पास एक स्पंज बॉल है जो कंडक्टिंग है, जिसके ऊपर चार्ज Q1 पड़ा हुआ है, उसे आपने उठा के एक फुटबॉल के सेंटर में रख दिया। फुटबॉल के पास कोई नेट चार्ज नहीं है, लेकिन स्पंज बॉल के पास Q1 चार्ज है। तो आप बोल के बताएं, फुटबॉल के ऊपर कौन सी प्रोसेस होगी? पोलराइजेशन। वेरी गुड, इंडक्शन बोल सकते हैं। इंडक्शन है सर। इंडक्शन, ये जो बॉल सेंटर में रखी है उसके ऊपर चार्ज इंड्यूस करेगी। चार्ज इंडक्शन की वजह से अंदर वाला हिस्सा ऑपोजिट हो जाएगा, बाहर वाला सिमिलर हो जाएगा। यानी
ये Q1 है प्लस Q1, तो अंदर आ जाएगा माइनस Q1 और बाहर आ जाएगा प्लस Q1। क्या ये बात सबको समझ में आई? हाँ जी, क्लियर हो गई सबको? क्रिश? यस सर। ओके, यस सर। देखो फिर ध्यान से, अंदर तो कोई चार्ज था ही नहीं, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जैसा भी इससे पहले समझाया था आप लोगों को। फिर यहाँ से लेके यहाँ के लिए जब डिस्कशन करने गया तो मैंने देखा अरे ये तो कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग तो पहले इंडक्शन की बात कर लो। Q1 की वजह से माइनस Q1 और प्लस Q1 आ गया। अब इनके बीच में देखो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन आएगी, कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगी। लेकिन फिर जब यहाँ पहुंचोगे, यहाँ पे फिर से एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 के अकॉर्डिंग ही वेरी करेगी। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी हो तो क्या सोचें? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये O है, यहाँ कहीं R1 है और इधर R2 है और इसके बाहर का रीजन। तो हम लोग समझ सकते हैं O से लेके R1 तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है प्योरली, राइट, जीरो। फिर सडनली इसकी वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम, क्योंकि डिस्टेंस मिनिमम है Q1 की वजह से। और इसके ऊपर ध्यान दें, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये वेरिएशन सोच सकते हैं कुछ ऐसे जाने वाली। देखिए ध्यान से, इधर से लेके इधर तक जीरो, फिर यहां से यहां तक डिक्रीज करेगी, विल इट? क्योंकि जैसे आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे, जिनको भी समझ नहीं आ रहा देखिए, जैसे आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे इधर, इससे बाहर और बाहर, उस गॉसियन सरफेस के अंदर तो चार्ज Q1 ही होगा ना। ये माइनस Q1 दिखाई जरूर दे रहा है, बट ये माइनस Q1 गॉसियन सरफेस के अंदर थोड़ी ना आ रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कोई गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, उस गॉसियन सरफेस के अंदर तो Q1 ही इंक्लूड होगा ना। और आप Q1 से जा रहे हैं दूर, Q1 से जितना दूर जाएंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती चली जाएगी। तो ऐसे करके R2 तक की रिड्यूस करेंगे। उसके बाद बाहर का देखना सर, बाहर जैसे ही पहुंचोगे यहां कहीं, तो फिर से देखो चार्ज एनक्लोज कितना आ गया। ये माइनस Q1 प्लस Q1 तो कैंसिल ही हो गए, बचा वापस कितना Q1। तो यहाँ जो वेरिएशन है वो भी Q1 के अकॉर्डिंग होगी, देख सकते हैं। सो माय डियर, यहाँ पे जीरो, यहाँ से यहाँ तक की वेरिएशन भी Q1 की वजह से। और जैसे ही यहाँ पहुंचोगे तो फिर देखो यहाँ पहुंचने पर ये चार्जेस का सम वापस जीरो हो गया, तो फिर से Q1 की वेरिएशन, तो ये आगे Q1 के अकॉर्डिंगली वेरी करता है। इट विल गो सिमिलर आगे लेकर। आई होप सबको क्लियर हो गया। अंदर कोई चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गई। यहाँ जितने भी गॉसियन सरफेस बनाओगे सबके अंदर चार्ज एनक्लोज Q ही आने वाला है। बाहर बनाओगे तो भी चार्ज एनक्लोज Q ही आने वाला है। सो दैट इज व्हाट है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर रिपीट करना। सॉरी सर रिपीट करता है एक बार। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged sphere of, बस इतना ही, uniformly charged sphere। एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, सेंटर O, रेडियस R। इसमें वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात हो रही है। जैसे मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, स्पंज बॉल, स्पंज बॉल अंदर से बाहर तक सब भरी हुई होती है ना। तो मानो उसमें वो चार्ज पड़ा हुआ है सारे के साथ, सेंटर से लेके बाहर तक चार्ज पड़ा हुआ है सारा। सो जो चार्ज है वो यहाँ ऐसे ऐसे सारे में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए अगर कंडक्टर होगा तो सारा चार्ज बाहर होता, लेकिन अभी एग्जांपल किस चीज का, कि चार्ज सेंटर से लेके बाहर तक हर जगह प्रेजेंट है। ऐसा कंडक्टिंग के केस में हो ही नहीं सकता। So by default कैसा होगा, insulating, but important to understand charge is uniformly distributed in the volume,
ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई चाहे तो साइड में लिख के रख ले, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें भी लिखते हैं फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at distance r, find electric field at distance r। अब एक फर्स्ट पॉइंट r is less than capital, मतलब इनसाइड पॉइंट। ये सब आप लोग मेरे साथ साथ लिखते जाइए। r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, r is less than capital यानी इनसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं। सेकंड r greater than r यानी आउटसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं। And third, R is equal to R, surface। तो जैसे ही कोई आपसे कभी स्फेरिकल शेल का डिस्कशन करने लगे तो आपके दिमाग में तीनों बातें आनी चाहिए। पॉइंट में लाई इनसाइड, पॉइंट में लाई आउटसाइड और ऑन दी सरफेस। इसके अकॉर्डिंग सोचना, ठीक है। अगर किसी इनसाइड पॉइंट को ऑब्जर्व करना है तो इनसाइड पॉइंट पे पहले गॉसियन सरफेस। अब तो आप समझते हैं जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे लगाई जा सकती है गॉस थ्योरम। तो ऐसे स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए आप गॉस थ्योरम लगा पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अंदर जो भी चार्ज होगा, जो भी चार्ज यहाँ अंदर होगा, उस चार्ज की वजह से मान सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हर जगह ऐसे बाहर की तरफ। सो फिर एक पॉइंट याद दिलवाता हूँ, व्हेन यू वांट टू अप्लाई गॉस थ्योरम यू शुड ऑलरेडी हैव एन आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या डायरेक्शन है, क्या मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी, मुझे कैसा गॉसियन सरफेस बनाना चाहिए। सो दैट्स इट। स्फीयर का तो हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एवरीवेयर। ठीक है, लिख दें फर्स्ट पॉइंट के लिए। कंसीडर गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r। फर्स्ट पार्ट के लिए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r। कॉमा डाल के लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एवरीवेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज perpendicular to the surface everywhere। ठीक है, अब तो फ्लक्स कितना बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करो तो आपको तो गॉसियन सरफेस का एरिया लेना होता है ना। गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है, स्मॉल r, सो एरिया टू बी कंसीडर्ड इज 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। राइट, लिख दीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is equal to E into 4 pi small r square। ठीक है, अब यार फ्लक्स को कंपेयर किससे करते हैं, इक्वेट किससे करते हैं, Q by epsilon नॉट। वो Q क्या होता है, Q के अंदर आउटसाइड चार्जेस भी इंक्लूडेड होते हैं, सिर्फ इनसाइड चार्जेस होते हैं। इनसाइड चार्जेस इनसाइड होते हैं सर। तो सिर्फ इनसाइड चार्जेस लेते हैं। तो भाई अब हमारे लिए चैलेंज आ गया क्या, कि जो देखो ये वाला रीजन है, इसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये वाला रीजन ही एनक्लोज्ड रीजन है, तो मुझे तो सिर्फ इतने पार्ट का ही चार्ज निकालना होगा। मैं जो ये व्हाइटिश पार्ट रह गया इसके चार्ज को यूज नहीं कर सकता। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन खुद से पूछे, ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है, एरिया बेस्ड है या वॉल्यूम बेस्ड है, सर वॉल्यूम बेस्ड है। वॉल्यूम बेस्ड है। तो जो मैं पूछूं उसका आंसर करते जाना। ये जो बड़े वाला स्फीयर था इसका वॉल्यूम कितना, 4 4 by pi r capital 4 by 3 pi r cube। अब भी कुछ लोग 4 पाई r स्क्वायर बोल रहे हैं। भाई साहब गुड मॉर्निंग, गेट अप, ध्यान से देखिए, हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, दोबारा बोलो, स्फीयर का 4 by 3 pi 4 r by cube। 4 by 3 pi r cube। 4 by 3 pi r cube। तो देखो 4 by 3 pi r cube में कितना चार्ज है, कैपिटल Q, कैपिटल Q चार्ज इतने वॉल्यूम में है, तो क्या Q अपॉन दिस बन गया चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम, यस और नो, यस सर। यस सर, चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम आ गया मेरे पास। और मैं जो वॉल्यूम कंसीडर करना चाहता हूं उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r।
तो अगर 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा चार्ज एनक्लोज्ड। मैं ये रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो। जो कैपिटल क्यू चार्ज है वो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में पड़ा हुआ है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब वॉल्यूम में है सिर्फ। तो मैं निकाल लेता हूँ चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम और फिर अपने वाले वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, क्या मिल गया? जो चार्ज मुझे चाहिए। सो दिस इज द चार्ज। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। तो आप लिखना चाहे तो ऐसे लिख दीजिए, लिखिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू, ये लिखो पहले, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज Q upon 4/3 पाई R क्यूब। ध्यान रखो कैपिटल क्यू चार्ज R रेडियस के स्क्वायर में पड़ा हुआ है, इसलिए ऐसा बोला। डन। अब लिखो हेंस चार्ज एनक्लोज्ड। ये मेजर चीज है यहां से समझने वाली, और ऐसा आप 11th में भी कर चुके हैं ग्रेविटेशन के अंदर। वहां पे मास था, यहाँ पे चार्ज। सो Q upon 4/3 पाई R क्यूब, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम जो हमें चाहिए, 4/3 पाई R। ठीक है, अब इसमें क्या होगा देखो, 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया। What do we get? We get Q by R cube into small r. Q by R cube into small r cube. This is what we get as Q enclosed. बस तो फिर अब क्या, फ्लक्स भी पता है, चार्ज एनक्लोज भी पता है, तो क्या लगाए, अब क्या करना चाहिए? गॉस थ्योरम। क्या करना चाहिए? गॉस थ्योरम। लिख दीजिए अप्लाइंग गॉस थ्योरम। Applying Gauss theorem. So भैया Gauss theorem के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज E into 4 pi R square is equal to charge enclosed that is Q R cube upon R cube upon epsilon naught. According to Gauss theorem, flux E into 4 pi R square should be equal to charge enclosed upon epsilon. ठीक है, अब देखें फिर यहाँ पे R स्क्वायर से ये R बचेगा सिर्फ, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा? E बन जाएगा। देखो 4 पाई भी एप्सिलॉन नॉट में, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एज इट इज Q बाय R क्यूब इनटू स्मॉल r। रिजल्ट पर ध्यान दें, K Q बाय, नॉर्मली क्या होता है K Q बाय R स्क्वायर, तो डायमेंशन तो वही रहनी चाहिए। तो K Q बाय R क्यूब है और ऊपर स्मॉल r है, यानी एक R के कैंसिलेशन का प्रोविजन है। ये तरीका याद करने का। क्यों ऐसा क्यों होता है? सोचो, अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी कितनी है? 0, पर जैसे सेंटर से बाहर आते हैं तो इंक्रीज होती रहती है अप टू सरफेस, और उसके बाद फिर से डिक्रीज होने लगती है। सेम चीज यहाँ पर है, बिल्कुल सेंटर में जाओगे तो R कितना हो जाएगा? 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, बट जैसे जैसे आप सेंटर से सरफेस की तरफ आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, इट बिकम्स मैक्सिमम एट द सरफेस, और फिर जब उससे बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से कम होनी शुरू हो जाएगी। सो अप टू सरफेस ये प्रोपोर्शनैलिटी रहती है, तो आपको लिखना पड़ेगा A is proportional to R inside। ठीक है, इनसाइड। आउटसाइड का तो आता ही है यार, क्या करना है, K Q by R square आ जाएगा। लिख दें सेकंड पॉइंट, और आउटसाइड यानी R ग्रेटर देन कैपिटल। तो ये मैं बार बार नहीं करवा रहा, आपने देख लिया था। बाहर वाले के लिए क्वेश्चन सरफेस बनाओगे क्यों? वंश मलिक देखना भाई, अगर बोल सको तो बोलना। मान लो कोई यस सर। हाँ, कोई पॉइंट यहाँ पे चूज करो तो फिर से गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। स्फीयर के ऊपर तो स्फीयर ही बैठेगा, तो फिर से यस सर। तो अभी पिछले पार्ट में भी तो यही किया था। अब इसके लिए चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा? इसे तो पूरे इसलिए एनक्लोज कर रखा है, तो क्यों हो जाएगा? सो वापस से मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख देता हूँ। हम लिख पा रहे होंगे E into
4 by r square is equal to charge enclosed upon epsilon naught, जिससे कि मुझे रिजल्ट मिल जाएगा E is equal to 1 upon 4 by epsilon naught q by r square। ठीक है ना? तो बाहर वाले पॉइंट्स के लिए E बन जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। इतना तो आप लिख ही दो। मैं गॉस थ्योरम लगा रहा हूं। E into 4 by r square प्लस बन गया इसके लिए, एंड दैट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज, क्योंकि पूरा स्फीयर एनक्लोज हो गया, तो चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो E comes out to be this। अगेन बाहर वाले जितने पॉइंट्स हैं उनके लिए ऐसे बिहेव करेगा जैसे सारा चार्ज कहां पड़ा हुआ है, सेंटर पे। क्या आप स्टार मार्क करके लिख लीजिए, करेक्ट राइट डाउन। इट behaves as if full of the charge lies at center। It behaves as if whole of the charge lies at the center। तो तभी 1 upon r square की वेरिएशन आपको मिल रही है, E proportional to 1 upon r square। ठीक है, अब सरफेस की बात करते हैं। सरफेस के लिए आपके पास अब दो ऑप्शन है। आप चाहे तो यहाँ पे स्मॉल r को कैपिटल R लिख दो, या यहाँ पे स्मॉल r को कैपिटल R, दोनों से सेम रिजल्ट आता है। क्या आ जाएगा, 1 upon 4 by epsilon q by r square। लिख देते हैं थर्ड, at surface, देख सकते हैं, क्या लिख दो, थर्ड पॉइंट, ऑन सरफेस। सरफेस में स्मॉल r is equal to capital R, that is why electric field becomes equal to 1 upon 4 by epsilon naught q by r square। सरफेस के लिए स्मॉल r is equal to capital R है, इसलिए 1 upon 4 by epsilon naught q by r square। तो सभी ध्यान से देखना, जान्या, अर्चिशा, आई होप एवरीवन इज देयर। देखिए फिर से, if there was an inside point, हमें चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम जो हमें चाहिए था वो कंसीडर करके पहले चार्ज एनक्लोज निकालना पड़ा। इस एनक्लोज चार्ज को यूज किया गॉस थ्योरम के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया, जिससे याद रखना है कि जो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, प्रोपोर्शनल टू आर होती है फॉर इनसाइड पॉइंट्स। फिर आउटसाइड के लिए सारा चार्ज एनक्लोज हो जाता है, तो ऐसे बिहेव करता है जैसे चार्ज लाइज एट द सेंटर, तो kq by r square। सरफेस की बात करेंगे तो kq by capital R square होता है, which is the maximum। It is the maximum value, it is the maximum value। अब मेरे साथ देखिए फिर से, E वर्सेस R का ग्राफ दोबारा से, E वर्सेस R। फिर ध्यान दें, ये वाला जो पॉइंट है ये सेंटर है, O, दिस इज O। तो आप देख सकते हैं जब तक स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R नहीं हो जाती तब तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर ऑल इनसाइड पॉइंट्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाती है मैक्सिमम kq by कैपिटल R स्क्वायर। देखिए kq by कैपिटल R स्क्वायर, so it goes along a straight line, increases linearly, attains maximally at the surface। और उसके बाद क्या वेरिएशन है देखना, 1 upon r square। 1 upon r square को हम ऐसे करके शो करते हैं, that's it। So once again, E versus R जब आप डील करेंगे तो पहले it is a straight line because E is directly proportional to R, there it becomes maximum, then there is 1 upon r square variation, so it goes like this। बनाए इसे कंप्लीट करें। चलिए, the next question for today is, this is a sphere of radius r, and this is a ring of charge q, uniformly distributed charge q on this ring, its radius is also r। फाइन। सो है ये कहानी की भाई एक स्फीयर है, क्लोज सरफेस बन गया, और एक रिंग ऑफ चार्ज है जो उसके ऐसे बीचों बीच पास करता है।
बीचों बीच पास करता है। और दोनों के लिए खास बात है कि रिंग का जो पेरीमीटर है या आप बोल सकते हैं उसका जो सरफेस है, रिंग का सरफेस नहीं कह सकता, रिंग का जो सरकमफेरेंस है वो इसके सेंटर से पास कर रहा है, O1 से। और जो स्फीयर का सरफेस है वो टच कर रहा है सेंटर ऑफ रिंग को। दिस इज गिवन टू यू, राइट? नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इस रिंग ऑफ चार्ज की वजह से स्फीयर को टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है। लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट total electric flux linked with sphere due to ring of charge ठीक है? अब समझना, ये फिर से ये स्फीयर है, इसकी रेडियस भी r है, ये रिंग है, इसकी रेडियस भी r है। रिंग इस तरीके से इसके बीचों बीच पास करवाया गया है कि रिंग की जो पेरिफेरी है वो इसके सेंटर को टच करती है और इसका जो सरफेस है वो रिंग के सेंटर को टच करता है। अब कितना चार्ज स्फीयर को क्रॉस, कितना फ्लक्स स्फीयर को क्रॉस करेगा? तो यार फ्लक्स कितना क्रॉस करेगा तो इस बात पे डिपेंड करता है ना कि चार्ज कितना एनक्लोज है। तो पहला काम हमारा क्या होता है, लेट अस फाइंड Q एनक्लोज्ड। Q एनक्लोज्ड कितना होगा, ये कैसे निकाला जाए, देखते हैं। भाई स्फीयर के अंदर देखिए प्लीज, इस स्फीयर के अंदर यहां से लेके और यहां तक का ये पूरा रिंग ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड हो गया। क्या कोई हेल्प कर सकता है ये चीज फाइंड करने में कि ये जो एंगल बनेगा कितना एंगल बनेगा, ये टोटल है। I just want to know what is this total angle. देखते जाना, बहुत ही आसान है, थोड़ी सी ज्योमेट्री। हाँ जी, वेरी गुड, कौन आंसर कर रहा है? सान्या, एक्सीलेंट सान्या। बाकी सभी जैसे मैंने डायग्राम बनाया वो डायग्राम कंप्लीट कीजिए। आपने यहां से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है और यहां से भी इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। कर दो फटाफट, जल्दी करो, एटलीस्ट ऊपर वाला कर दो, सारा नहीं करना, तो एटलीस्ट ऊपर वाले में ज्वाइन करो। हम देख पाएंगे कि ये कैसे ट्रायंगल बन गई, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे? देखो भाई, दोनों की रेडियस बराबर है ना, तो सेंटर से लेके सरफेस तक का डिस्टेंस r होगा। ये भी देखो, ये भी सेंटर से लेके सरफेस तक का डिस्टेंस है, तो ये भी r होगा। और इसे देखिए, ये रिंग के लिए सेंटर से और सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस है, ये भी r होगा। तीनों साइड बराबर हो गई, तीनों साइड बराबर होते तो क्या बन जाती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स कितने होते हैं? 60 डिग्री। तो बच्चों ये एंगल हो गया 60 डिग्री और ये भी हो गया 60 डिग्री। अगर किसी को समझ नहीं आया तो अभी भी हैंड रेज कर सकते हैं, एक्सप्लेन अगेन। जिसको समझ में आ गया वो सॉल्व करने की कोशिश करो। कैलकुलेट टोटल फ्लक्स, जल्दी करें, जल्दी। क्रिश देखना ध्यान से, इसकी रेडियस कितनी, जो कुछ बोलता जा भाई, इसकी रेडियस कितनी? आर इसकी कितनी? आर क्या ये दोनों के सेंटर है? यस सर। तो स्फीयर के सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस कितना? r, सेंटर से सरफेस तक का। और अब देखिए, इस स्फीयर में ये सेंटर है और ये सरफेस है, तो ये भी कितना हो गया? रेडियस हो गई इसकी। यस सर। ऐसे रिंग को देखिए ध्यान से, सिर्फ रिंग को, रिंग का ये सेंटर है और ये इसकी पेरिफेरी है, तो ये भी कितना हो गया? आर, सेंटर से और सर्कमफेरेंस तक का। ठीक है सर, ठीक है। तो बस तीनों और हो गए, तो बन गई इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिससे कि ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। इधर से बना लो 60 या इधर से बना लो 60, एक ही बात है। टोटल 60 + 60 120। ठीक है, अब क्यू एनक्लोज निकालना है। टोटल चार्ज कितना बताया मैंने? क्यू चार्ज, ध्यान दीजिए, क्यू चार्ज कितने एंगल पे पड़ा हुआ है? 360, है ना? पूरे रिंग की बात करें तो 360 हो गया ना। क्यू चार्ज 360 में पड़ा हुआ है और हमें 120 डिस्कस करना है, सो इनटू 120। तो देखो 120 3 तो 1/3 चार्ज है।
ठीक है ना। रिंग का टोटल एंगल बनता 360 और ये बना है सिर्फ 120, तो 120 इज 1/3, यानी रिंग का 1/3 चार्ज स्फीयर के अंदर एनक्लोज हो गया। इसीलिए जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो q बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। इससे आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन करने में मजा आया होगा, समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है बच्चों, हटा सकते हो उसे।